हेलो एवरीवन। मैं यूपीएससी के पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज करा रही हूँ, जिसमें मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज करा दिए हैं। आप लोग बाद में देख लीजिएगा अगर नहीं देखे आप लोगों ने। आज हम इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 2024 में जो क्वेश्चन बने थे वो बैंकिंग प्रणाली से, वित्त से और बीमा, पेंशन, इन टॉपिक से बने थे। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक जाता है तो यूएस से ट्रेजरी बॉन्डों के धारकों भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सेकंड कथन है, यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त यानी कि हार्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। कथन फर्स्ट सही नहीं है, किंतु कथन सेकंड सही है। व्याख्या देख लेते हैं। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण पर चूक करता है तो उस स्थिति में भी अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्डों के धारकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग करने का विधिक अधिकार होता है। अमेरिकी सरकार का ऋण, जिसमें ट्रेजरी बॉन्ड, बिल और नोट शामिल हैं, किसी विशिष्ट मूर्त यानी हार्ड्स पर संपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है। इसके बजाय यह अमेरिकी सरकार के पूर्ण विश्वास और साख द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन था, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक यानी डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। कथन सेकंड था, सामूहिक ऋण एक नियत राशि, एक मुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। कथन फर्स्ट सही है, किंतु कथन सेकंड सही नहीं है। क्यों सही नहीं है देख लेते हैं। एक सामूहिक उधार दो या दो से अधिक बैंकों द्वारा उधारकर्ता को दिया जाता है, जिन्हें प्रतिभागियों के रूप में जाना जाता है, जो एकल ऋण समझौते द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऋण आमतौर पर एक बैंक, एजेंसी बैंक द्वारा समूह सदस्य की ओर से प्रशासित किया जाता है। सामूहिक उधार उधारदाताओं के एक समूह द्वारा जारी किए जाते हैं, जो एक प्रमुख उधारकर्ता जैसे कि एक फर्म, एक व्यक्तिगत पहल या सरकार को ऋण देने के लिए मिलते हैं। सामूहिक उधार का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता के डिफॉल्ट के जोखिम को कई उधारदाताओं, बैंकों या संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड एवं हेज फंड में वितरित करना है। अतः कथन एक सही है। ऋण में एक नियत राशि, एक मुश्त निधि या ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सॉवरेन मुद्रा है। सेकंड है, यह आरबीआई के तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट पर देयता रूप में दिखाई देता है। थर्ड है, यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। और फोर्थ है, यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 4, डी है 1, 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। डिजिटल रुपया डिजिटल मुद्रा से तात्पर्य है ऐसी किसी भी मुद्रा से है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो। डिजिटल रुपया आभासी मुद्रा है जो भौतिक मुद्रा के समान ही उद्देश्य पूरा करती है। डिजिटल रुपया एक केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जिसे आरबीआई द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनियमित किया जाता है, जो पारंपरिक मुद्राओं से जुड़ी स्थिरता और विश्वास को बनाए रखता है। डिजिटल टोकन के रूप में डिजिटल मुद्रा रुपये विधि मान्य मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार डिजिटल मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक संप्रभु मुद्रा है। यह आरबीआई तुलन पत्र पर एक देयता के रूप में दिखाई देती है। इसे उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। यह अपने डिजाइन के कारण मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल रुपया मूलतः भौतिक रुपया जैसे ही है, केवल डिजिटल रूप में और 1:1 के अनुपात में विनिमय योग्य है। रुपये सहित भौतिक मुद्रा भी मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील है। जैसे जैसे माल और सेवाओं की कीमत बढ़ती है, रुपया यानी कि भौतिक या डिजिटल की क्रय शक्ति घटती जाती है।
यह वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा और नकदी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। नकदी के मामले में इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और इसे बैंकों में जमा जैसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। सेकंड है, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशवान किया जाएगा। थर्ड है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक यानी सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। फोर्थ है, पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है 1, 3 और 4। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है केवल 2। डी है 1, 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें अधिकतम मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। इसमें आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह के बीच मासिक अंशदान करना होगा। आवेदक के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। यह 50:50 के अंशदान वाला एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें आयु विशिष्ट आधार पर लाभार्थी द्वारा निर्धारित अंशदान किया जाएगा और उसके समान ही केंद्र सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। इसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लाभार्थी को 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन जैसे भी मामला हो मिलेगी। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके तहत पारिवारिक पेंशन केवल जीवन साथी पर लागू होती है, यानी कि अविवाहित बेटियों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। सेकंड है, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। थर्ड है, भारत में शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच यानी कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1, 2 और 3, डी है केवल 2 और 3। तो इसमें सही उत्तर है डी, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि LAF भारत में RBI द्वारा प्रयुक्त एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में चल निधि को प्रविष्ट या अवशोषित करता है। LAF का उपयोग बैंकों को आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान या उनके नियंत्रण से परे बलों के कारण होने वाले किसी भी अन्य प्रकार के दबाव से निपटने में सहायता के लिए किया जाता है। यद्यपि NBFC बैंकिंग संस्थाएं नहीं है, इसलिए ये RBI की LAF विंडो तक नहीं पहुंच सकते, अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों या IPS को केंद्र सरकार द्वारा निर्गत किए गए राजकोष बिलों में निवेश करने की अनुमति दी थी। यद्यपि निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड में उनका निवेश कुल निवेश के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। विदेशी निवेशक चाहे विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में पंजीकृत हो या नहीं, FII मार्ग के बाहर भी भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। FII अनिवासी भारतीयों यानी कि NRI तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से भारत में प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजारों में निवेश करने की अनुमति है। वर्ष 2018 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने देश का पहला समर्पित क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग ऋण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुदरा निवेशकों को एक चल निधि और पारदर्शी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? फर्स्ट है बीमा कंपनियों, सेकंड है पेंशन निधि,
थर्ड है खुदरा निवेशक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें सही उत्तर डी है 1, 2 और 3। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार बीमा कंपनियों प्रीमियम संग्रह में वृद्धि के कारण सरकारी प्रतिभूतियों पर अधिक निवेश कर रही है, जबकि बैंक इन प्रतिभूतियों में अत्यधिक निवेश के कारण इस मोर्चे पर अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 24.9% से दिसंबर 2022 तक समाप्त तिमाही में बीमा कंपनियों का सरकारी बॉन्ड में स्वामित्व बढ़कर 26.14% हो गया है। वर्ष 2021 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एवं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा निर्गत ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी। इस कदम का उद्देश्य बीमा कंपनियों द्वारा रखे गए पोर्टफोलियो को समग्र उपज में सुधार करना है, साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र को अधिक दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना है। INVITS और REITS दोनों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, इसलिए बीमा कंपनियां और कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों में निवेश कर सकती हैं। जीसैक और कॉर्पोरेट बॉन्ड, अच्छा ये कॉर्पोरेट हो गया है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों में निवेश कर सकती हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, दोनों ही ये सेबी द्वारा विनियमित किए जाते हैं। पेंशन निधि को ऐसे कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति है जिनकी लागू रेटिंग स्केल में न्यूनतम ए रेटिंग या समकक्ष रेटिंग हो। विकास में विभिन्न उपायों के साथ बाजार में सहकारी बैंकों, लघु पेंशन भविष्य निधि और अन्य निधियों आदि जैसे लघु संस्थाओं का प्रवेश भी देखा गया है। इन संस्थाओं को संबंधित विनियमों के माध्यम से जीसैक में निवेश करना अनिवार्य है। अतः पेंशन निधि जीसैक और कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों में व्यापार कर सकते हैं। खुदरा निवेशक बैंकों और आरबीआई के साथ गिल्ट खाते खोलकर सीधे जीसैक में निवेश कर सकते हैं। सीधे जीसैक में निवेश कर सकते हैं। रिटेल डायरेक्ट स्कीम खुदरा निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में जीसैक खरीदने के साथ साथ द्वितीयक बाजार में जीसैक खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। हाल ही में सेबी ने निजी तौर पर रखे जाने वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड के न्यूनतम टिकट आकार को ₹1,00,000 से घटाकर 10,000 रुपये कर दिया है। इस कदम में खुदरा निवेशकों के लिए निवेश का एक नया अवसर खुल गया जो पहले बाजार से बाहर थे। अतः खुदरा निवेशक जीसैक और कॉर्पोरेट बॉन्ड दोनों में व्यापार कर सकते हैं। अब तक के PYQs देखकर आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इकोनॉमिक्स में करंट से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन खाली करंट से नहीं, करंट और स्टैटिक्स दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आपको पकड़ में नहीं आएगा क्वेश्चन, मतलब अगर कथन और कारण में पूछा है तो मिक्सअप, मतलब स्टैटिक्स से कुछ ले लिया, कुछ करंट में जो चल रहा था वहाँ से ले लिया, तब क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सेकंड है मोटर वाहन, अच्छा फर्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और सेकंड है मोटर वाहन और थर्ड है मुद्रा की अदला बदली। उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2 और 3, सी है 1, 2 और 3, डी है 1 और 3। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। वित्तीय साधन अमूर्त परिसंपत्तियां हैं जिनसे भविष्य में नकदी के दावे के रूप में लाभ मिलने की उम्मीद की जाती है। इन लिखितों को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, नकद लिखित और व्युत्पन्न लिखित या ऋण लिखित या इक्विटी लिखित जैसी परिसंपत्तियां वर्ग के आधार पर विभाजित किए जा सकते हैं। तीसरी विशिष्ट श्रेणी विदेशी मुद्रा लिखितों की है। वित्तीय लिखितों के उदाहरणों में स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड फंड, बॉन्ड, जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड, ऋण और व्युत्पन्न अनुबंध आदि शामिल हैं। IMF लाइब्रेरी के अनुसार विगत 2 दशकों में औद्योगिक देशों में केंद्रीय बैंकों की बढ़ती संख्या ने घरेलू चल निधि को सलित करने में लिखितों में विदेशी मुद्रा स्वैप को शामिल किया है। भले ही अधिकांश देशों में वास्तविक उपयोग सीमित रहा हो, विदेशी मुद्रा लिखितों में मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा स्वैप शामिल है और ये मुख्य रूप से मुद्राओं से संबंधित है। एक भी मोटर वाहन एक मूर्त परिसंपत्तियां है, इसलिए ये वित्तीय लिखित नहीं है। नेक्स्ट है
विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों या बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। सेकंड है, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों बैंकिंग सब्सिडियरियों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, डी है न तो एक नहीं दो। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल दो। भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए नियम। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के लिए आरंभिक न्यूनतम प्रदत्त मताधिकार इक्विटी पूंजी 5 बिलियन रुपये होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए भारत में स्थापित विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के निदेशक मंडल स्थानीय संस्था के सर्वोत्तम हित के में कार्य करते हैं। आरबीआई अन्य देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप यह आदेश दे सकता है कि 50% से कम निदेशक भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक न हों। नेक्स्ट है, भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एससीआर नियम निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को एससीआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। सेकंड है, सीएसआर नियम सीएसआर कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक नहीं दो। तो इसमें उत्तर ए सही है, केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। कंपनी नियम 2014 नियम 2104 में कहा गया है कि कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी गतिविधि सीएसआर गतिविधि नहीं मानी जाएगी। नियम के अनुसार कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित की गई कोई भी गतिविधि कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली गतिविधि मानी जाएगी और स्वीकार्य एससीआर व्यय के रूप में योग्य नहीं होगी। प्रत्येक कंपनी जिसके लिए सीएसआर प्रावधान लागू होते हैं, निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी अपनी सीएसआर नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करे। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके लिखित हैं? ऑप्शन है बॉन्ड बाजार, बी है विदेशी मुद्रा बाजार, सी है मुद्रा बाजार और डी है शेयर बाजार। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मुद्रा बाजार। संपार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व मुद्रा बाजार के लिखित हैं, जो ऋण की शर्तों और शर्तों के संबंध में उधारकर्ता एवं ऋणदाता के बीच दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सीबीएलओ किसी भी विशिष्ट देश में अंतर बैंक कॉल मनी मार्केट का उपयोग करने से प्रतिबंधित लोगों को अल्पकालिक मुद्रा बाजारों में भाग लेने की अनुमति देता है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 20 जनवरी 2003 में पार्श्वीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व नामक एक मुद्रा बाजार लिखित प्रस्तुत किया। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं 2023 के और 2022 और 21 के PYQs आप लोगों को कराऊंगी। थैंक यू एवरीवन।